हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे 2026 के लिए। आप सभी को पता होगा एसबीआई पीओ के एग्जाम्स की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, पर जब बात आती है सिलेबस कंप्लीट करना और अपने जो स्कोर्स हैं उसको मैक्सिमाइज करना, सो दे फील कंफ्यूज्ड अबाउट द राइट डायरेक्शन एंड द स्ट्रेटेजी। क्वेश्चंस तो सॉल्व करते हैं हमेशा, बट स्टिल जो उनके मार्क्स हो रहे हैं वो उस हिसाब से इंप्रूव नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक राइट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे एंड सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कैसे हम रीजनिंग के अंदर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही तैयारी कैसे करनी है और किन चीजों की तैयारी यहाँ पे रीजनिंग के अंदर करनी है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ पहले। सो वेटेज क्या रहती है सबसे पहले रीजनिंग की, तो स्टार्टिंग से अगर आप एक बिगिनर भी हो तो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। सो सिलेबस क्या रहता है एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए भी, एंड यहाँ पे टॉपिक्स कौन से हैं आपके प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस ऑल्सो। यहाँ पे याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि जो सबसे ज्यादा बाकी टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट है और जो स्कोरिंग रहेंगे उसकी हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं। एंड क्या आपका बेस्ट स्टडी प्लान रहना चाहिए जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको हेल्प करने वाला है, एंड एक टारगेटेड वे में पढ़ाई करोगे, एक डायरेक्शनल वे में पढ़ाई करोगे तो गाइस आपका जो आपको अपनी प्रिपरेशन में ही इंप्रूवमेंट दिखेगी एंड आप क्लैरिटी से देख सकते हो आप कहां तक पहुंचे हो, राइट। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ये जरूरी नहीं है, ठीक है, खाली टेस्ट दे देना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना होता है यहाँ पे, ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो ये ई बुक्स आपको हेल्प करेंगी। इनके अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलेंगे ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स फॉर प्री एंड मेंस, एंड यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ उनकी आंसर कीज भी प्रोवाइड हो रखी है, सो यू कैन एनालाइज एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। तो यहाँ पे आप ये समझ पाओगे एग्जाम में कैसे लेवल आता है और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ओके। एंड ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा एंड वहां से जाके आप इनको सेव कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे से आगे बढ़ते हैं। वी विल स्टार्ट विद द वेटेज पार्ट, ठीक है। तो रीजनिंग के वेटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न से ही समझ लेंगे ताकि आपको आसानी हो। देखिए गाइज, प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पे से 30 क्वेश्चंस आते हैं। कुछ टाइम पहले आपका मतलब कुछ जो इयर्स बैक आपका यहाँ पे जो पैटर्न है वो चेंज हुआ था। पहले 35 होते थे बट अब आपके ये 30 हो गए हैं, तो ये मत सोचिएगा कहीं न्यू टाइम में फिर से पैटर्न चेंज हो गया, तो इतनी जल्दी पैटर्न जो चेंज आपके नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100, उसमें से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए। तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल 1 आवर का टाइम होता है जिसमें से 20 मिनट्स आपको रीजनिंग के मिल रहे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और यहाँ पे आपको सारा कुछ 20 मिनट्स में कवर करना होता है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहीं तक आपको अपना स्पीड अचीव करनी है, यहीं तक आपको अपना एक्यूरेसी अचीव करनी है विद प्रैक्टिस। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा रहता है, बट यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर की अलग से तैयारी आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं गाइज। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 हैं, बट इस बार आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो आपके यहाँ पे 60 हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आपको ड्यूरेशन मिल रहा है 50 मिनट्स का। तो रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, चॉइस 40 की है एंड उसमें से 60 मार्क्स होंगे। इसका सिंपल मतलब है कुछ क्वेश्चंस आपके मोर देन 1 मार्क होंगे ही। अब यहाँ पे 50 मिनट्स आपको पूरा मिलने वाला है, इसी के अंदर आपको सब कुछ देखना है, ठीक है। इसके बाद न्यू सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहां से आगे बात करते हैं सिलेबस की। प्रीलिम्स में जो सिलेबस होता है, देखो दीज आर द टॉपिक्स एंड दीज आर द एरियाज व्हिच यू हैव टू कवर इन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये टॉपिक्स को आपको कवर करना होता है और ये आपका बेसिकली सिलेबस है। और इस ये टॉपिक्स के अंदर ये टाइप के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, देखो जैसे कि मैंने आपका सिटिंग अरेंजमेंट के लिए रखा हुआ है, सर्कुलर आता है, स्क्वायर शेप आता है, ट्रायंगुलर आता है, लीनियर आता है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस इन लीनियर रो अरेंजमेंट आता है, पैरेलल रो अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर एंड पेंटागोनल टाइप की शेप्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पजल्स में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रखे हुए मैंने, तो ये आपको सारे कवर करने होते हैं। दिस इज द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस की अगर हम बात करें गाइस, मेंस में आपके कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका वहां पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी लिखा होगा। तो यहाँ पे मशीन इनपुट आउटपुट आपका ऐड हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी आपका ऐड रहता ही है। यहाँ पे जो प्रीलिम्स की हमने बात करी थी तो इसमें डेटा सफिशिएंसी कई बार आ सकता है, कई बार नहीं आ सकता। पहले कुछ टाइम पहले डेटा सफिशिएंसी के भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते थे,
प्रीलिम्स में, बट यहाँ पे चांसेस हाई ये रहते हैं कि प्रीलिम्स में आने के इसके चांसेस कम रहते हैं, ठीक है, मतलब बाकी क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं। डेटा सफिशिएंसी आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल आपको ये तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि एट द एंड आपको मेंस में ये देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर, एक टॉपिक ऐड हो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग के, तो आपके जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, तो ये आपका इसके अंदर ऐड हो जाता है। और प्रीलिम्स में जो सारे टॉपिक्स आपके थे वो यहाँ पे भी रहते हैं। अब की बार इसमें क्या होगा कि हर एक टॉपिक का आपको मॉडरेट टू हाई लेवल ही यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इजी लेवल आपका मेंस में नहीं रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। बट यस, आप इजी तभी बना पाओगे किसी क्वेश्चन को, डुएबल बना पाओगे तभी क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इजी बिल्कुल भी नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे अब लॉजिकल एंड कंडीशनल बेस्ड, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आ भी जाता है तो मल्टीपल स्टेप बेस्ड आएगा, जिसमें से आपको स्टेप्स खुद लिखने होते हैं, बनाने होते हैं। सिलोजिज्म अगर हो गया तो रिवर्स और कोडेड में आएगा। इनइक्वालिटी अगर आता है तो कोडेड इनइक्वालिटी आएगा। डायरेक्शन अगर आता है तो पजल फॉर्म में आएगा, या फिर आपका यहाँ पे कोडेड आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ ही इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी गाइस। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ से देखिए, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। रीजनिंग में प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 25 में गाइस, लास्ट वाला, उसके अंदर क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। मतलब 20 to 25 क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट शिफ्ट में आपके, आप 25 से लगा लो, चलो 25 क्वेश्चन में आपके पूरा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ने कवर किया था। बाकी के 5 क्वेश्चंस में, जैसे कि किसी शिफ्ट में सिलॉक्स आ गया 3, 2 आ गए आपके मिसलेनियस क्वेश्चन, या फिर इनइक्वालिटी आ गया 3, 2 आ गए मिसलेनियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो हमारे ऊपर के 4-5 टॉपिक्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसकी हिसाब से ये लास्ट ईयर भी आया हुआ था, ठीक है। अब इन टॉपिक्स का क्या करें? क्या ये मुझे प्रीलिम्स के पेपर के लिए तैयार नहीं करने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एसबीआई पीओ के लिए तैयारी करते हैं वो और एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं, आईबीपीएस, आरआरबीज, ठीक है। यहाँ पे अब इनका जब आप प्रीलिम्स में कवर करोगे तभी तो आप मेंस के एग्जाम में, मेंस का जो पेपर होगा उसके अंदर ये टॉपिक्स होगा सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो टारगेटेड जो है, आप ये सोच के चलिएगा कि हर, मतलब वर्स्ट के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को स्किप कर रहे हो, क्योंकि ये बड़े होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो चलो बाकी के टॉपिक्स से हम मार्क्स गेन कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पिछली बार पेपर में सारा का सारा यही भर के आया हुआ था, और अगर जिस भी बच्चे ने ये छोड़ा होगा तो फिर तो उसका क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को भी कवर करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस, क्योंकि ये आपके मेंस में भी आते ही हैं, और नेक्स्ट टाइम हमें नहीं पता कि एग्जामिनर कैसे तैयार करेगा पेपर, है ना। हो सकता है 20 क्वेश्चन पजल सेटिंग अरेंजमेंट से आए और 10 क्वेश्चन आपके बाकी के टॉपिक से आ जाए, जिसमें से आपके ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तैयार आपको सारे ही टॉपिक्स करने पड़ेंगे। मेंस की बात करें तो मेंस में भी अगेन ये आपके मैंने सीक्वेंस वाइज भी रखे हैं, जो प्रीलिम्स में भी रखे हैं गाइस, ये सीक्वेंस वाइज ही है। इसी सीक्वेंस में अगर आप इनको, ये प्रायोरिटी सेक्शन है आपका, प्रायोरिटी मैंने प्रायोरिटी बेस पे रखा है 1 to 10। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके मेंस के लिए, तो मेंस में भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को सॉल्व करके मार्क्स आते, नहीं। आप जितने भी अदर क्वेश्चंस, आपके सिंगल टाइप के क्वेश्चन, सिंगल मार्क के क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको बहुत अच्छे से वो आपको मार्क्स देते हैं विद मिनिमम टाइम एंड एक्यूरेटली भी। तो यहाँ पे आपका सिलोजिज्म आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मशीन इनपुट आउटपुट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप सॉल्व करते हो, इनइक्वालिटी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्शन सेंस, ठीक है। ये सारे ही टॉपिक्स आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट सीधे आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 4 to 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्शन से, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ सकते हैं,
तो ये आपका वेटेज रहता है इन क्वेश्चंस का एग्जाम के अंदर। पजल से आपका अगर जैसे 40 क्वेश्चंस थे तो 40 क्वेश्चंस में से आप लगा लो 20 to 25 क्वेश्चंस अगेन आपके इन दोनों टॉपिक से रहेंगे। कुछ शॉर्ट पजल्स भी हो सकती है, कुछ लॉन्ग पजल्स भी हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट इन द एग्जाम, ठीक है। अभी अगर जैसे मैं मेंस की प्री की बात करूं तो प्री के अंदर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप वेटेज रख सकते हो 20 to 25 क्वेश्चंस की। सिलोजिज्म आपका 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी फॉर प्रीलिम्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ जो इनकी वेटेज होती है 2 क्वेश्चंस के हिसाब से आता है। डायरेक्शन भी अगर एग्जाम में आता है तो 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस मतलब एक ही पैराग्राफ से 3 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से। तो ये आपकी वेटेज है, क्लियर। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट द स्टडी प्लान, कि क्या एक सही स्टडी प्लान आप यहाँ पे से फॉलो कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर 2026 के लिए। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए एक 60 डेज का स्टडी प्लान रखा हुआ है। अभी 60 डेज के स्टडी प्लान में इफ यू आर अ बिगिनर तो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, एंड इफ यू आर मतलब आपने इससे पहले पेपर दिए हैं और आप मेंस तक भी पहुंचे हुए हो, ठीक है, आपको काफी चीजें आती है, तो यहाँ पे से आप ये डेज जो है वो डिक्रीज कर सकते हो। अब ये टाइमिंग क्या है, देखो पूरा दिन तो आप रीजनिंग पढ़ोगे नहीं, आप 1 to 2 आवर्स अपने आप को दीजिएगा, ठीक है, 1 to 2 आवर्स। और यहाँ पे मैं बात करूं ओवरऑल 2 आवर्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पे अपने आप को देते हैं, ठीक है, तो आप ये चीज अच्छे से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक टॉपिक का मैंने आपके लिए जो ब्रेक डाउन किया है वो प्री टू मेंस होगा गाइस। मतलब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि पहले प्री सेक्शन होगा फिर मेंस सेक्शन, नहीं। एक चैप्टर को अगर कवर कर रहे हो तो उसको स्टार्ट से लेकर आप मेंस लेवल या मुश्किल जो उसके क्वेश्चंस हैं वहां तक जाइएगा। हर एक चैप्टर को जब भी आप कवर कर रहे हो उसको प्री से लेकर मेंस तक ही कवर करने का ट्राई करना है, ठीक है। अब हमें इनफ टाइम भी मिलेगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम करेंगे स्टार्टिंग इजियर टॉपिक्स से, जिसमें आपका इनइक्वालिटी आ जाता है, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको डेज भी डिवाइड कर रखे हैं। अगर आप कोई ऑल्टरनेट डेज में भी तैयारी करते हो तो वो आपके ये डेज में आ जाएगा कि डे 1 2 3 अगर आपने रखा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कवर करिएगा। डे 4 to 5 आप अल्फा न्यूमेरिक 3 डेज दीजिएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा, जिसमें आपको इजियर टॉपिक, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। जिसमें से आगे आपका डायरेक्शन डिस्टेंस वाला चैप्टर, जिसमें आपका बेसिक पैराग्राफ्स, कोडेड डायरेक्शंस और मल्टीपल पर्सन टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो आप यहाँ पे कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ये चारों टॉपिक आपके कवर हो गए। फिर अब हमने जो प्रैक्टिस करी है, जो पढ़ा है, उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, वरना हम नया टॉपिक तक पीछे का सारा भूल जाते हैं, है ना। तो आप क्या करिए, आप फिर से नेक्स्ट 4 डेज में आराम से आप एक एक टॉपिक को एक दिन लीजिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का मतलब है टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब है, हो सके तो यहाँ पे टाइमर लेके प्रैक्टिस करिएगा या किसी टेस्ट को दे दीजिए जिसमें टाइमर ऑलरेडी हो, ठीक है, या तो पीडीएफ से कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच के साथ करें। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है, वो जो अप्रोच सीखी है, वो आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट। ये आप कवर करोगे, काफी बड़े टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको समय भी ज्यादा लगेगा इनको कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप धीरे धीरे इसमें कवर करते रहो। स्टार्ट ऑब्वियसली हमेशा फाउंडेशन से करना, और जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें तो आप डायरेक्टली रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आता है टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट में जैसे आपको पता है यहाँ तक 29 डेज तक मेरा ये ऑलमोस्ट चैप्टर्स कवर हो गए हैं। अब आती है बारी आपकी 30 to 35 डेज तक जो पहले के टॉपिक सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट के टॉपिक्स की आप फिर से क्या करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे विद टाइमर। यहां से आपको क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज कर रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है आपका बेस, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे तो जो आपने चीजें सीखी हैं वो आपके मन में फ्रेश रहेंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की। तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स में आपको काफी टाइम लगने वाला है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स तो होते नहीं है, ना ही टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ऐसे रहते हैं। आपको मतलब आपने इजी से हमेशा याद रखना, आपने शुरुआत जो करनी है वो आसान टॉपिक से नहीं, आसान टॉपिक से करनी है। ऐसा नहीं कि आप सीधे प्री का पेपर पकड़ा और उसको सॉल्व करने बैठ गए, या मेंस का पेपर पकड़ा उसे सॉल्व करने बैठ गए, डिमोटिवेट हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमेशा इवन इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ, आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, वेरी इजियर क्वेश्चंस, ठीक है। आप इजी से ही शुरू करो, जिससे आपका फाउंडेशन बिल्ड होता है और थोड़ा मोटिवेशन आता है पढ़ने का, आपको थोड़ा सा हैबिट बनती है कि क्वेश्चंस को रीड करके समझते कैसे हैं
और पैराग्राफ टू टेबल या पैराग्राफ टू डायग्राम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपको आएगा थ्रू प्रैक्टिस इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके बाद जब इजी से शुरू करके धीरे धीरे आप मॉडरेट तक पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ मॉडरेट तक ही जाना है, ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाना है अभी। अब आप उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी सारे चैप्टर्स को कवर करता है, उसके बाद आप यहाँ पे 2 to 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। अब इस हिसाब से हम लगाते हैं कि अभी भी हमारा प्री का जो पेपर है वो नहीं आया है, राइट। काफी टाइम है हमारे प्री के पेपर के लिए, 60 डेज मतलब 2 मंथ्स का टाइम। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो, जैसे मार्च का महीना हो गया और अप्रैल का महीना हो गया, मार्च एंड अप्रैल में आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। उसके बाद जो ये आपका 49 to 60 डेज का जो टाइम आपको मिल रहा है, पूरे 10 दिन का टाइम, 10 से 11 दिन का जो टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो आपको क्या करना है, वो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है इसमें। अब अगेन जितना आपने टॉपिक वाइज करते हैं, आप कहोगे बार बार टॉपिक वाइज रिवीजन क्यों कर रहे हैं भाई, यही साइकिल चलेगा। अब जैसे आपने सिलेबस कवर कर दिया, यही साइकिल चलता रहेगा, बार बार रिवीजन, बार बार टेस्ट, बार बार रिवीजन, बार बार टेस्ट, इसी से स्पीड बनती है और ऐसे नहीं बनती। आप लोग पूछते रहते हो ना कि कैसे स्पीड बनाए, कैसे स्पीड बनाए। आपने वो चैप्टर इतना सॉल्व किया ही नहीं है कि आपकी स्पीड बन जाए, राइट। आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले 5 मिनट से 4 मिनट पे आओ, फिर 4 मिनट से 3 मिनट पे आओ, ये तब आप गेन कर पाओगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपका उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देते रहना, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए 1-2 दिन, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देने की ट्राई करो, हर एक दिन 1 दोगे और उसके बाद एनालाइज भी करोगे तो आपको बहुत चीजें यहाँ पे से पता चलेगी और रीजनिंग पूरा का पूरा एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। यहाँ से काफी आपका ओवरऑल रीजनिंग के लिए एक थोड़ा सा रिवीजन कम हो जाएगा। अब यहाँ से बात आती है इसके बाद भी क्या करें, आफ्टर 60 डेज भी अगर हमारे पास टाइम बच रहा है और हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए काफी टाइम है, तो हम क्या करेंगे, फिर आप बनाओगे कि यहाँ पे डेली पजल्स आपको सॉल्व करनी है और सिटिंग अरेंजमेंट तो करनी ही करनी है। यहाँ से ये आपका डेली हो जाएगा, फिर ये टास्क है जो डेली टास्क रहेंगे हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये टास्क में ऐड कर दो कि ये तो होगा ही होगा, बाकी आप सेक्शनल टेस्ट से सारी चीजें कवर कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद फिर कुछ डेज बचते हैं जिसमें आप मॉडरेट लेवल, यहाँ पे तक मॉडरेट पहुंच गए, अब थोड़ा मेंस के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आप यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रहे हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा आप अभी इजियर और मॉडरेट लेवल तक ही जाओ, आप मेंस लेवल कवर ना करो, ठीक है। तो जब आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट करोगे, डेली टास्क आपको प्रीलिम्स के लिए रखना है और कभी कभी आपको यहाँ पे मेंस लेवल के लिए भी इसको प्रैक्टिस करना है। मेंस लेवल क्वेश्चंस क्या होता है कि 1 घंटे में कई बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एक ही पैराग्राफ सॉल्व हो रहा है, इस टाइप से रहता है, तो थोड़ा वहां पे टाइम लगता है। तो वहां पे क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्रीलिम्स में स्पीड बहुत मैटर करेगी और मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत मैटर करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। याद रखो, जब भी पढ़ रहे हो उसको एनालाइज करते रहो, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपना प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक करते रहो कि इतना आपने कवर कर लिया, इतने अभी आप वीक हो, ये आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज बन रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपके बन रहे हैं, यहाँ अभी आप फिर से वीक हो। अगर आपको कहीं पे भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सॉल्व करने में डर लगता है अभी भी कुछ टाइम बाद, इसका मतलब आप अभी भी उस टॉपिक में क्या हो, स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे हो, आप वीक ही हो। जिस दिन आप कंफर्टेबल हो गए कि यस पेपर में जैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से प्रीलिम्स में एटलीस्ट मैं सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ठीक है, तो तब जाके आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पे कवर कंप्लीट हो रहेगी प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो आफ्टर 60 डेज आपका ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। इवन आफ्टर 60 डेज आपका ये साइकिल चलता रहेगा यहाँ पे, और इसमें आपने क्या करना है, उसके बाद भी रिवीजन आपका कंटिन्यूअस रहेगा। देन आप सेक्शनल टेस्ट आपने कवर कर लिए, स्ट्रॉन्ग आपने रीजनिंग को ओवरऑल बना दिया। इसके बाद आप मॉक टेस्ट जब देते हो ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट की भी तैयारी करोगे, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो उसमें आप ओवरऑल पूरे तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट करोगे। तो ऑब्वियसली पहले जब तक आपका प्री नहीं होता तब तक आप प्री के जो मॉक टेस्ट है उन पे अच्छे से फोकस करोगे। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ से आपको अच्छे से कवर हो चुका होगा सारी चीजें, यहाँ से आपको सारी चीजें अच्छे से पता चल गई कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग इन अ बेटर वे एंड स्ट्रेटेजिकली। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एंड आपने ये वीडियो को पसंद भी किया होगा तो लाइक भी जरूर कर दिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा हो रहा होगा कि कहाँ से तैयारी करें, व्हाट शुड बी द राइट रिसोर्स, तो यहाँ पे आपके बैंकिंग एग्जाम्स महापैक काफी हेल्प करने वाला है। इसमें आपका एसबीआई पीओ क्लर्क तो कवर्ड है ही, साथ में आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ क्लर्क भी है, जिसमें आपको ये सारी ही चीजें इसके अंदर मिल रही हैं। ये सारे जो आपको 1 to 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर है। जैसे आपका करंट अफेयर हो गया, अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो गया। कंपाइलेशन भी आपको मिलेगा मंथली, और यहाँ पे एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की रिकॉर्डेड वीडियोज आपके पास
क्लास इसके अंदर है, बिल्कुल प्री से लेकर मेंस क्वेश्चंस तक की, और टॉपिक वाइज टेस्ट, साथ ही सेक्शनल टेस्ट, मतलब मिनी मॉक टेस्ट और आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कवर्ड हो रखे हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी इसके अंदर आपको मटेरियल मिलेगा। सारी चीजें जो भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नीडेड हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप इसमें एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पे मैं आपका, अगर आपको edutap.in वेबसाइट पे दिखाऊं, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। edutap.in आपने डालना है, उसमें आपको कोर्सेज चूज करने हैं। कोर्सेज आप चूज करोगे बैंकिंग कोर्सेज, ठीक है। इस तरीके से ओपन होगा, आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक मिल गया और यहाँ पे से जाके आप एनरोल करते हो। इसके अंदर डेमो लेक्चर्स भी हैं जो आप देख सकते हो, कंप्लीटली फ्री हैं गाइज। साथ ही अगर आप आरबीआई के लिए भी टारगेट करना चाहते हो 2026 या फिर नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो आपका यहाँ पे कॉम्बो कोर्स भी है जिसमें आपके पास ये दोनों ही कवर्ड हो रखे हैं, बैंकिंग की सारी चीजें और आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2। इसमें यहाँ पे नो मोर पे जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल अच्छे से जान सकते हो। और ये आपका डिस्काउंट यहाँ पे अभी चल रहा है और ये चेंज होता रहता है। सो वेन एवर यू आर गेटिंग द highest discount, then you can enroll in it. Okay, चलिए guys, so thank you so much and I hope this video is going to help you in your preparation journey.